नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मीमांशा अग्रवाल। हम आपको लगातार प्राचीन भारत के गौरवान्वित इतिहास के बारे में बताते आ रहे हैं। हमने आपको भारतीय परंपरा के किस तरह वैज्ञानिकों को धर्म का जामा पहनाकर उसे जनमानस के बीच फैलाने के हमारे पूर्वजों की कोशिशों के बारे में बताया। हमने आपको बताया कि किस तरह विदेशी आक्रमणों के बावजूद हमारे पूर्वजों ने भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को बचाकर रखा। हमने आपको बताया कि किस तरह से प्राचीन भारत में सर्जरी, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जैसे विषय अपनी उच्चतम कोटि के स्तर पर थी। आज उसी कड़ी में हम आपको बताएंगे कि किस तरह प्राचीन भारत में केमिस्ट्री का प्रयोग उस समय से होता आ रहा है जब पश्चिमी देशों को केमिस्ट्री का क तक पता नहीं था। आप सबको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो पता ही है। हड़प्पा बस्तियों की जटिल डिजाइन और दिल्ली में लौह स्तंभ की उपस्थिति इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत की मूल टेक्नोलॉजी कितनी उन्नत थी। जल आपूर्ति की योजना और डिजाइन, यातायात प्रवाह, प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग, जटिल पत्थर का काम और भवन निर्माण इंजीनियरिंग उनमें से थे। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया में पहली थी जिसने नागरिक स्वच्छता, भूमिगत जल निकासी, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग और एयर कंडीशनिंग वास्तुकला के साथ नियोजित बस्तियों का निर्माण किया। सिंधु घाटी सभ्यता को यूरोप के लगभग आधे आकार के क्षेत्र में फैले होने का गौरव प्राप्त था, जबकि दुनिया की अन्य प्राचीन सभ्यताएं एक ही केंद्रीय परिसर वाले छोटे शहर थे। रसायन विज्ञान, जैसा कि आज हम समझते हैं, एक अपेक्षाकृत नया विषय है। यह 18वीं सदी के यूरोप में अल्केमिकल परंपरा की कुछ शताब्दियों के बाद आकार लिया, जिसे आंशिक रूप से अरबों से उधार लिया गया था। कीमिया या फिर रस विज्ञान एक अर्धगूढ़ अभ्यास था जिसका अंतिम लक्ष्य आधार धातुओं को सोने में बदलना और जीवन के अमृत की खोज करना था जो अमरता प्रदान करेगा। अन्य संस्कृतियों, विशेष रूप से चीन और भारत की अपनी रासायनिक परंपराएं थीं, जिसमें रासायनिक प्रक्रियाओं और तकनीकों का ज्ञान शामिल था। हमें भारत के कुछ प्रारंभिक साहित्यों में रासायनिक प्रथाओं के ज्ञान के प्रचुर प्रमाण मिलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य युग के दौरान 3री या 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में शासन और प्रशासन का एक प्रसिद्ध पाठ है। इसमें उस समय की रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी का खजाना है, जिसमें खानों और विशेष रूप से खनिजों जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, टीन, लौह के धातु अयस्कों पर एक लंबा खंड शामिल है। इसके अतिरिक्त यह किण्वित रस जैसे कि गन्ना, गुड़, शहद, जंबू, कटहल, आम आदि, तेल निष्कर्षण जैसे और कीमती पत्थरों जैसे कि मोती, माणिक, बेरिल आदि के कई गुणों की बारीकियों को शामिल करता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता प्रारंभिक ईसाई युग की 2 किताबें आयुर्वेद के मूलभूत ग्रंथ माने जाते हैं। वे धातु, खनिज, लवण और तरल सहित विभिन्न प्रकार के रसायनों को कवर करते हैं। साथ ही साथ विभिन्न क्षार का निर्माण कैसे करते हैं, जिसे 10 कलाओं में से एक माना जाता है। क्षार जो हल्के, कॉस्टिक या औसत शक्ति वाले हो सकते हैं, विशेष पौधों से बने होते हैं। पौधों और कुछ चूना पत्थर के जलने के बाद उनकी राख को पानी में हिलाया जाता है, फिल्टर किया जाता है और परिणामी घोल को उबालकर केंद्रित किया जाता है। शंख और जले हुए चूना पत्थर को फिर सांद्रित घोल में मिलाया जाता है। इन क्षारों को लोहे, सोना या चांदी जैसी धातु की पतली चादरों पर लगाया जाता था,
जो दवाओं के साथ साथ शल्य चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन के लिए होती थी। इन पांडुलिपियों में पौधों से प्राप्त कार्बनिक अम्लों का भी एक उल्लेख है, जिसे साइट्रस या इमली 6ठी शताब्दी सीई के विश्वकोश वाराहमिहिर की बृहत संहिता में विभिन्न अनुपातों में केवल 16 मूल अवयवों का उपयोग करके विभिन्न सुगंधों के निर्माण पर एक अध्याय है। प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के पूरे इतिहास में सुगंध और सौंदर्य प्रसाधन रासायनिक तकनीकों की एक महत्वपूर्ण शाखा थे। बृहत संहिता में भी कई व्यंजन शामिल हैं, जैसे एक लसदार पदार्थ बनाने के लिए जिसे घरों और मंदिरों की दीवारों और छतों पर लगाया जाना था। यह पदार्थ पूरी तरह से विभिन्न पौधों, फलों, बीजों और छालों के अर्क से बनाया गया था, जिन्हें विभिन्न रेजिन के साथ उपचारित करने से पहले उबाला और केंद्रित किया गया था। ऐसे व्यंजनों का आज के समय में वैज्ञानिक रूप से परीक्षण और मूल्यांकन दिलचस्प होगा। कामसूत्र सहित कई लेख उन पारंपरिक 64 कलाओं का वर्णन करते हैं जिनमें एक सफल व्यक्ति के कुशल होने की उम्मीद की जाती है, जिनमें खनिज, रंगीन जवाहरात और मोती, खानों और खदानों का ज्ञान होना भी एक आवश्यक शर्त थी। गुप्त साम्राज्य के दौरान पहली सहस्त्र शताब्दी सीई के मध्य के आसपास प्राचीन युग की भारतीय कीमिया का विकास शुरू हुआ। इसकी शुरुआत अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन भारतीय कीमिया ने जल्दी से एक विशिष्ट शैली विकसित की। इसे रसास्त्र, रस विद्या या धातुवदा के नाम से भी जाना जाता था। रस शब्द, जिसका अर्थ सार, स्वाद, रस या वीर्य हो सकता है, इस उदाहरण में पारे यानी मरकरी को संदर्भित करता है, जिसे सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक माना जाता था। अधिकांश रासायनिक साहित्य में शिव और शक्ति के बीच बातचीत को चित्रित किया गया है, जिसमें पारा पुरुष सिद्धांत शिव और गंधक सल्फर के साथ स्त्री सिद्धांत शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। नागार्जुन, गोविंदा, भगवत, वाग्भट, सोमदेव और योधरा सहित कई नामचीन विद्वानों ने कीमिया पर व्यापक रचनाएं लिखी हैं। रसशास्त्र साहित्य में असंख्य रासायनिक यौगिकों और उनकी अंतःक्रियाओं को शामिल किया गया है। चार द्वार, पूर्व में एक गुण प्रतीक जो कि रसलिंग है, दक्षिण पूर्व में भट्टियां, उत्तर पश्चिम में उपकरण आदि सभी को प्रयोगशाला के लेआउट के भाग के रूप में लेखों में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। छलनी, कड़ाही, चिमटा, कैंची और मिट्टी या कांच के जार के साथ उपकरण में पत्थर या लोहे से बने ओखली और मूसल भट्टियों को आगे लगाने के लिए धौंकनी, छलनी और हीटिंग, स्टीमिंग और डिस्टिलिंग के लिए विशेष उपकरण भी शामिल थे। ट्रिट्यूरेटिंग अर्थात घोटने की प्रक्रिया और चीज़ों को निकालना भी इन शास्त्रों में मिल जाएगा। मित्रों, ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं भारतीय कीमिया के बारे में जिसे यहाँ शामिल करना मतलब 1-2 घंटे का प्रोग्राम करना पड़ जाएगा, जो असंभव तो नहीं है लेकिन थोड़ी दिक्कत वाला तो है ही। अपना भारत सोना गलाना, लोहे के विभिन्न प्रयोग, शल्य चिकित्सा में रसों का उपयोग जैसी पता नहीं कितनी ही 56 कलाओं का मालिक रहा है। उदय इंडिया पर हम आपको इसी तरह भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान के बारे में बताते रहेंगे। इसके बारे में जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।